ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शंस। और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसमें रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस का ज़िक्र जो है ये लाजमी है। इसलिए चूँकि हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम, इसलिए यहाँ पे भी हम रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, इर्रिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस अकर व्हेन द बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट दे चेंज इनटू रिएक्टेंट। यानी क्या कहने का मतलब? कहने का मतलब ये कि चूँकि आपको पता है कि रिएक्टेंट्स आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं किसी रिएक्शन के दौरान, और इसी तरह जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो मिलके फिर रिएक्टेंट बना लें तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो गया। और रिवर्स का मतलब क्या कि ये उल्टे डायरेक्शन में चल सकता है ये रिएक्शन। तो टेक प्लेस व्हेन द प्रोडक्ट आर चेंज इनटू द रिएक्टेंट्स। जब प्रोडक्ट चेंज हो जाए रिएक्टेंट्स के अंदर, यानी वैसे तो ये होता है ना, यहाँ पे देखें कि ये रिएक्टेंट्स जो हैं, रिएक्टेंट्स ये चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट में। तो अगर सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो और प्रोडक्ट वापस जो है ये रिएक्टेंट में चेंज ना हो तो हम इसको कहेंगे इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कंसिडर करें कि कोई दो रिएक्टेंट हैं जिनका नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बना लेते हैं सी एंड डी। अब अगर यही सी और डी आपस में मिल जाएं और ये वापस बनाएं ए प्लस बी, तो यहाँ एरो से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये दोनों साइड में जा सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है और इसके अलावा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है। यहाँ पे आप देखें लिखा है कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल रिएक्शन reactants A and B react to make the product C and D. However, the product C and D can also undergo the reverse reaction and react each other to form reactant A and B. तो इस पैराग्राफ में भी वही बात हुई है। क्या बात हुई है बच्चे? कि जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स उनके नाम है A एंड B, उन्होंने आपस में रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद उन्होंने बनाया है प्रोडक्ट जिसका नाम है सी एंड डी। फिर यही जो दो हैं प्रोडक्ट सी और डी, ये भी आपस में कंबाइन हुए हैं तो इन्होंने बनाए हैं रिएक्टेंट्स ए एंड बी। इस तरह नीचे जो एग्जांपल है इसमें अगर ये देखें, ये तो हमने जनरली इनको नाम दिए हैं ए प्लस बी। ये कोई से भी दो रिएक्टेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे आप एग्जांपल में ही देख लें, आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो जब ये हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंबाइन होते हैं आपस में तो ये बना लेते हैं एमोनिया, NH3 फार्मूला है इसका। और फिर यही एमोनिया अगर डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो डिसोसिएट हो जाएं, अलग हो जाएं, तो ये वापस जो है ये बनाएंगे। तो आप एरो से अंदाज़ा लगाएं कि एक ये जो रिएक्शन है ये पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया और फिर यही रिएक्शन जो है ये क्या हुआ, ये गया बैकवर्ड डायरेक्शन में।
तो इस तरह से ये जो हमने बात की रिवर्सिबल रिएक्शंस की, इसके बारे में आपने यही याद रखना है। आगे फिर मज़ीद बात करते हैं इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड जो है दैट इज़ अबाउट द इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस, जो कि रिवर्स ना हो सकें, वो रिएक्शंस जो कि एक डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मूव करते हैं। दे मूव ओनली इन द वन डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे है ना कि द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द वन डायरेक्शन ओनली, ये मूव करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में। या तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो अगर सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं फिर भी ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव करें तो फिर भी ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन ही कहलाएगा। लेकिन एक डायरेक्शन होनी चाहिए, या फॉरवर्ड या बैकवर्ड, दोनों नहीं। सो दूसरे पॉइंट में है ना कि इट गोज ऑन अंटिल एट लीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूज्ड अप। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं ये उस टाइम तक जारी रहते हैं जब तक कम से कम इनमें एक रिएक्टेंट जो है वो यूज़ ना हो पाए। जैसे यहाँ पे नीचे रिएक्शन में देखें, सो द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर, Na सोडियम एंड H2O वाटर। तो जब ये सोडियम एंड वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH। दिस इज द फार्मूला फॉर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन भी साथ में बना देते हैं। तो अब ये जो नीचे इसका जो रिएक्शन आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में है कि सोडियम वाटर के साथ कंबाइन हुआ, इसने बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन वापस जो है ये इस वाटर को और सोडियम को दोबारा नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हो गया ये इर्रिवर्सिबल हो गया, यानी ये वापस रिवर्स। तो बच्चे इसमें ये जो सोडियम है हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में है, ये जो वाटर है ये लिक्विड फॉर्म में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वस सॉल्यूशन में है, जबकि हाइड्रोजन जो है ये गैस फॉर्म में है। तो इसमें आप स्टेट्स भी लिखा करें, रिएक्शन जब आप लिखते हैं तो उसमें स्टेट ऑफ मैटर कि ये सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है या एक्वस सॉल्यूशन में है, तो तब जाके तमाम कंप्लीट रिएक्शन का जो है वो पता चलता। इसी तरह रिएक्शन को लिखते हुए ये जो साथ में जो नंबर्स आप देख रहे हैं 2, 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ कुछ नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन को शो करवाते हैं। जैसे 2 सोडियम रिएक्टेंट में 2 सोडियम हैं, तो प्रोडक्ट में भी आप देख लें कि कितने सोडियम हैं आपके पास, दीज आर आल्सो 2 इन नंबर। इस तरह अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इस साइड पे आप देखें ना हाइड्रोजन कितने हैं, इस साइड पे जो हाइड्रोजन है हमारे पास दीज आर 4 इन नंबर, क्योंकि 2 और 2 यहाँ पे है तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन आर 4 इन नंबर। इस साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, 2 यहाँ पे हैं, लेकिन 2 यहाँ पे भी हैं। 2 कैसे? क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, तो 2 1 जा 2, तो ये हाइड्रोजन भी 2 हो गए और ये हाइड्रोजन भी 2 हो गए। अब ऑक्सीजन को देख लें, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चे? 2 हैं। 2 इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो नंबर नज़र आ रहा है दैट इज़ 2, तो
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ऑक्सीजन के नीचे यहाँ 1 है तो 2 1 ज़ा 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। और यहाँ पे भी आप ये ऑक्सीजन देख लें जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये, तो ये ऑक्सीजन भी, इसकी भी तादाद 2 है। ठीक है, तो किसी रिएक्शन को लिखते हुए हमें उस रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ता है, साथ में हम उनके जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनको भी लिखते हैं। इसी के बाद जो है ये रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन बन जाता है। बैलेंस भी होना चाहिए, स्टेट ऑफ मैटर भी लिखा होना चाहिए, चाहे वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो या इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, इससे हट के मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ स्क्रीन में आप देखें तो ये एक सवाल बन जाता है कि डिफरेंसेस बिटवीन, ये डिफरेंसेस हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन है और इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना, इनके दरमियान ये डिफरेंसेस हैं। तो ये साइड जो है ये वाली, ये अबाउट, दिस इज अबाउट द रिवर्सिबल प्रोसेसेस, यानी रिवर्सिबल रिएक्शंस, और ये साइड जो है दैट इज अबाउट द इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में है। तो नंबर 1 पॉइंट, अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड in order to obtain the initial state of a system। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसको हम क्या करते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो जब ये रिवर्स हो जाता है तो ये आप वापस अपने इनिशियल स्टेज पे आ जाता है। इनिशियल स्टेज क्या है? इनिशियल स्टेज जिस स्टेज से ये स्टार्ट हुआ है, क्योंकि रिवर्स है। जब रिवर्स है तो इट मीन्स कि ये वापस अपने इनिशियल स्टेट पे आ सकता है। जबकि अगर दूसरे साइड पे हम बात करें ना इरिवर्सिबल रिएक्शंस की, तो लिखा क्या है कि एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ये बात जो है इसको नोट कर लें आप, थर्मोडायनामिक, जिसमें कि हीट में चेंजेस आती हैं। थर्मो फॉर हीट एंड डायनामिक मीन कि इसके अंदर जो चेंजेस आती हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है ये क्या होता है? ये एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है। लेकिन थर्मोडायनामिक होने के साथ साथ ये क्या होता है कि कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो जब रिवर्स नहीं हो सकता है तो क्या होगा कि इट will not obtain the initial state of the system। ये वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे नहीं आ सकता क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि लिखा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे क्या है, कैन बी रिवर्स्ड, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जबकि ये है इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, irreversible reaction cannot be reversed। फिर तीसरा जो इसमें फ़र्क है वो ये है कि इनफाइनाइट चेंजेस अकर इन द सिस्टम। इनफाइनाइट यानी जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, तो ये जिस सिस्टम में मौजूद होता है, जहाँ पे ये रिएक्शन होता है, उस सिस्टम के अंदर इनफाइनाइट लामहदूद चेंजेस आती हैं। जबकि ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें क्या होता है कि फाइनाइट चेंजेस अकर इन द सिस्टम। फाइनाइट चेंजेस आती हैं इसके अंदर, महदूद हद तक, एक ख़ास हद तक जो है चेंजेस आती हैं। और सबसे आखिरी बात और सबसे अहम बात वो ये है कि देयर इज़ एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। तो अब अंदाज़ा लगाए ना, जो हम बात कर रहे थे अभी तक केमिकल इक्विलिब्रियम, ये पूरा चैप्टर उसी के बारे में है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होगा? ये कब होगा? ये उस टाइम होगा जब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो। इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन।
तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर जो है इनिशियल स्टेट होती है और फाइनल स्टेट होती है। इनिशियल स्टेट क्या है? जहाँ पे रिएक्टेंट्स मिलते हैं। और फाइनल स्टेट क्या है? जहाँ पे प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो इस इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के दरमियान जो है ये इक्वल हो जाते हैं। एक जगह पे जाके ये इनमें इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो टर्म है वो हम यूज़ करते हैं जस्ट फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेसेस और रिवर्सिबल रिएक्शंस। जबकि अगर दूसरे साइड पे आप देखें ना तो आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि देयर इज़ नो इक्विलिब्रियम इन द सिस्टम। जिस सिस्टम के अंदर इर्रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं ना, तो उस सिस्टम के अंदर कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इनिशियल स्टेट पे वापस आ ही नहीं सकते। इक्विलिब्रियम तो तब होगा जब वो इनिशियल स्टेट पे वापस आए और बीच में वो एक पॉइंट पे इक्वल हो जाए, एक जगह पे इक्वल हो जाए। तो सच एज ऐसी कोई चीज़ तो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन या इर्रिवर्सिबल प्रोसेस में होती नहीं है, इसलिए देयर इज़ नो इक्विलिब्रियम इन द सिस्टम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का ताल्लुक किससे हुआ? कौन से रिएक्शन से हुआ? कौन से प्रोसेस से हुआ? वो हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस से या रिवर्सिबल रिएक्शन से। अब आपकी बुक में ये एग्जाम्पल गिवन है, इसको समझ लें। ये एक एग्जाम्पल है रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये दो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, when they combine with each other, so they will form what? They will form two molecules of the ammonia। ठीक है बच्चे, तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया? एक्सोथर्मिक। देखिए हमने अभी बात की ना थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स में हीट में चेंजेस आती हैं, या तो हीट गेन होगी या हीट लॉस होगी। तो जब किसी रिएक्शन से हीट निकलती है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। जैसे आप देखें यहाँ पे लिखे ना एक्सोथर्मिक व्हाट? इट गिव्स आउट द हीट एनर्जी। ये हमें कौन सी एनर्जी देते हैं? हीट एनर्जी देते हैं। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसका एक पार्ट ये हो गया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिले तो उन्होंने बनाया अब क्या? एमोनिया। ये एक डायरेक्शन शो कर रही है। जबकि इस साइड पे आप देखें कि अमोनिया वापस जब टूटेगा ना, एमोनिया का मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होगा, जब टूटेगा, तो ये वापस जो है किस चीज़ को बनाएगा? ये बनाएगा हाइड्रोजन को एंड नाइट्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वापस बन गए। ठीक है, तो ये क्यों बन गए? क्योंकि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्स हो सकता था, इसलिए ये जो है दोबारा इन्होंने हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन को बनाया। तो सिंपल सी बात बच्चे, यहाँ पे आखिर में यही, अगर रिएक्शन पूरा वाला जो ऊपर वाला दिया गया है उसको अगर आप इस तरह लिख लें, इस तरह ये, तो इसकी ये फॉर्म बन जाएगी। अब इसके बीच में जो आपको एरो नज़र आ रहे हैं, ये एरो दोनों डायरेक्शंस को शो करते हैं। तो इससे आप कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एरो दोनों साइड पे हैं, एक फॉरवर्ड जा रहा है एरो, तो इस पार्ट को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। और ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये है क्या? एक्सोथर्मिक। यानी जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं और एमोनिया बनता है ना, तो इस टाइम हीट रिलीज होता है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। इस तरह जब एमोनिया टूटती है और इससे वापस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन बनते हैं तो ये प्रोसेस हो गया
एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें हीट गेन हुई। तो आप देखिए यहाँ पे जो ब्लू लिखा हुआ है ना, एंडोथर्मिक, इसलिए मैंने आपको बताया कि इट इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक है, हीट में इसके अंदर चेंजेस आती हैं, हीट गेन होता है, फिर लॉस होता है, तो इस तरीके से इसके अंदर फिर चेंजेस आती हैं।